आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन, उसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए, मेरे द्वारा बनाई गई एडिटोरियल और करंट अफेयर्स वीडियोस की पीडीएफ चाहिए जिसके थ्रू आप अपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली रिवाइज कर सको, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ के फॉलो करके आप हल्की फुल्की बातचीत कर सकते हैं। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई कुछ वीडियोस को देखने के लिए, जिसमें मैं स्पेक्ट्रम के एमसीक्यूज, लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज और कुछ और स्पेसिफिक वीडियोस डिस्कस करता हूं, तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। अब बात की जाए रामकृष्ण मूवमेंट की। देखिए, रामकृष्ण मिशन से पहले रिफॉर्म मूवमेंट में एक बहुत मेजर आपका ऑर्गेनाइजेशन था, वो था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। केशव चंद्र सेन का क्या रोल था, बाकी सारे रोल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। राजा राम मोहन रॉय जी ने कैसे शुरुआत की, क्या क्या किया, सब बता चुका हूं। अभी ब्रह्मो समाज जो था वो बंगाल के इंटेलेक्चुअल एलाइट के द्वारा चलाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन था, और वो डाइडैक्टिक नेशनलिज्म करते थे। यानी वो सिखाते थे। डाइडैक्टिक मतलब टीचिंग करना, सिखाना, बताना, पढ़ाना, और वो भी एलीट की चीजें पढ़ाना। अब उस समय की जनता अनपढ़, उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ब्रह्मो समाज से इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल में लोगों को भक्ति में आनंद मिलता था, योग में आनंद मिलता था। उस समय पे भगवान की भक्ति करना, योग करना, तो उस भक्ति और योग के माध्यम से उनको कुछ समझा दिया जाए तो मजा आ जाए। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सामने उठ के आएंगे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो 1836 से लेके 1886 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे। भाई, दक्षिणेश्वर नाम की जगह है कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स में, वहां पे एक काली टेम्पल है। वहां पे एक बहुत गरीब प्रीस्ट थे, वो ज्यादा पैसे नहीं थे। उनका एक और नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। बहुत फॉलोवर्स थे इनके। खास बात दोस्तों ये थी, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा ज्ञान था रामकृष्ण परमहंस जी को, और जब ये बात करते थे ना तो सामने वाले के दिल को मोह लेते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी बातों में लॉजिक था। सेकेंड ऑफ ऑल, ये नॉर्मल लोगों के साथ एक कनेक्ट बैठा लेते थे। ओके। और आप देखोगे कि हिंदुओं में स्पिरिचुअलिटी में अगर बंगाल में जो नामी गिरामी नाम थे, उनमें से रामकृष्ण परमहंस एक थे। इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो लोगों के साथ बातचीत करी और जो कुछ भी इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, इससे यह पता चलता है कि रामकृष्ण परमहंस जी के क्या आइडियाज थे, उनकी क्या टीचिंग्स थी। एक तो पैराबल्स और मेटाफर्स के फॉर्म में वो बात कर। पैराबल का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कोई चीज समझानी है तो एक स्टोरी के फॉर्म में समझाए। आपको एक स्टोरी सिखाई, उस स्टोरी के थ्रू आपको एक मैसेज दिया, ये तो हो गया पैराबल। मेटाफर मतलब कि एक एग्जैक्ट चीज को समझाने के लिए एग्जाम्पल कुछ और लिया, मतलब एक ऐसी चीज समझाई जो किसी और चीज से सिंबॉलिक है, किसी और चीज की रिप्रेजेंटेटिव है। तो पैराबल्स और मेटाफर्स के थ्रू बातचीत करते थे यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी, और ये जो बात करते थे वो लोगों को पसंद बहुत आती थी। ऑर्डिनरी लाइफ, नेचर, लोगों की डेली मर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल्स को लेना, और जो भी इनकी बातें थी वो लोग अपनी डेली लाइफ में एसोसिएट कर पाते थे। अभी आप देखोगे कि रामकृष्ण परमहंस के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इनके? और खासकर आप देखिए रामकृष्ण मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसे बैंड ऑफ मॉन्क्स को बनाना, मतलब कि जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, बैंड ऑफ मॉन्क्स, मॉन्क क्या होते हैं? जो भाई किसी एक धर्म के प्रचारक होते हैं, जिन्होंने पहले धर्म की पढ़ाई की होती है और बाद में उस धर्म को, उस टीचिंग्स को फैलाने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन का मतलब क्या था कि भैया एक बैंड ऑफ मॉन्क्स बनाएंगे। इन बैंड ऑफ मॉन्क्स ने अपनी जो लाइफ है वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को दी हो और रिनंसिएशन की दी हो। रिनंसिएशन का मतलब क्या हो गया? रिनंसिएशन मतलब कंज्यूमरिस्ट कल्चर से दूर भागना। उस समय पे इंग्लिश कल्चर इंडिया में आ चुका था। जो इंडिया के लोग थे, गरीब, भूखे नंगे, उनको अंग्रेजी कल्चर से बड़ा मेस्मराइजेशन होता था। क्या जीते हैं ये अंग्रेज, अरे वाह, डांस होता है, बेल, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं ना कि उसको एक बेल डांस होता है जहां पे बड़ा अच्छे से कपड़े पहन के, तो इस तरीके की चीजें जो इंडियन क्राउड था ना उसको बहुत एंटाइज करती थी। यहां पे रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि भाई रिनंसिएशन की जिंदगी जिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। और इन मॉन्क से रामकृष्ण मूवमेंट को कुछ ऐसे टीचर्स चुनने थे, कुछ ऐसे वेद वर्कर्स चुनने थे
जो कि रामकृष्ण की वेदांता की फिलॉसफी को दुनिया भर में फैलाएं। ओके, तो वेदांता की फिलॉसफी जिसके बारे में ये जो रामकृष्ण मिशन था पढ़ाता था, जिसके आइडियाज रामकृष्ण परमहंस जी ने दिए थे, इनको आगे फैलाने के लिए अब भाई एक आदमी तो सब कुछ कर नहीं सकता, एक बैंड ऑफ मॉन्क्स चाहिए। और उन बैंड ऑफ मॉन्क्स में से जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं उनको चुना जाएगा इन टीचिंग्स को आगे फैलाने के लिए। उसी समय पे जो इनके डिसिपल्स हैं, जो इनके मॉन्क्स हैं, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिकलिटी करेंगे, रिनेंसिएशन करेंगे और साथ साथ फिलैंथ्रोपिक वर्क करेंगे, दूसरों की मदद करना। हमारे देश का एक बहुत बड़ा पछड़ा पिछड़ा हुआ है, वुमेन्स पिछड़े हुए हैं, चिल्ड्रंस की मदद करना, जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ना ध्यान देते हुए हर इंसान की मदद करना। और इससे बना रामकृष्ण मठ। ओके, यहां पे रामकृष्ण परमहंस जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की और इस रामकृष्ण मठ से निकला है आपका रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण मूवमेंट क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी के टीचिंग्स को दुनिया भर में फैलाना, और उनकी टीचिंग्स को फैलाने का काम किसको दिया गया? उनके शिष्यों को। ओके, अभी खास बात क्या थी दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैंड ऑफ मॉन्क्स को तैयार करना। वो बैंड ऑफ मॉन्क्स उनके रामकृष्ण मिशन में तैयार हुए, इनके रामकृष्ण मठ में तैयार हुए। जो उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि भैया फिलेंथ्रोपिक वर्क करना, वेदांता की फिलॉसफी को पढ़ाना, ना केवल इंडिया में बाहर पढ़ाना, चैरिटेबल वर्क्स करना, कुछ हद तक जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है और कुछ हद तक पहले ऑब्जेक्टिव को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। रामकृष्ण मठ की स्थापना तो रामकृष्ण परमहंस जी ने खुद ही कर दी थी, उनके मठ में जाके लोग उनसे पढ़ते थे। लेकिन बाद में रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ 1897 में, रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ के बाद। मैं 1897 बोलता हूं, मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि इंग्लिश में बोलने को बोलते हैं, तो 1897 में शुरुआत हुई रामकृष्ण मिशन जी की। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। तो अब दो बॉडीज बन गई हैं, एक तो रामकृष्ण मठ जहां से रामकृष्ण मिशन, जहां से रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी टीचिंग्स को शुरू किया, और दूसरा है रामकृष्ण मिशन। अभी ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, ये जो दोनों है ना, ये काफी हद तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बट लीगली और फाइनेंशियली दो सेपरेट एंटिटीज हैं। इनके हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में है, बेलूर के पास। अब बात यह है कि जो रामकृष्ण परमहंस जी की जो टीचिंग्स थी ना, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थी। वो बहुत सिंपल तरीका बताते थे भगवान को याद करने का। उनका क्या कहना था? रिनंसिएशन करिए, भक्ति करिए, मेडिटेशन करिए। और खास बात यह थी कि उस समय पे मॉडर्नाइजेशन की तरफ दुनिया भाग रही थी, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ दुनिया भाग रही थी। तो इनका यह बोलना था कि भाई अपने जो सेंसेस है ना उनको कंट्रोल में रखो। और साथ साथ रिलीजन के नाम पे जो हमारी सोसाइटी बटी हुई थी, इसमें रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या बोला कि ये देखिए जो आपके अल्लाह हैं, ये जो क्राइस्ट हैं, ये जो राम है, ये हरि हैं, ये कृष्णा, ये सब एक ही हैं। बस अलग अलग धर्म के लोग इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, सब एक ही पाथ बताते हैं। तो कुल मिला के रामकृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि भाई फेथ्स अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, बट पाथ एक है। ओके, फिर भाई रामकृष्ण परमहंस जी ने एक और स्लोगन दिया कि अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, सर्विस ऑफ मैन इन द सर्विस ऑफ गॉड। और ये ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरों की मदद करिए, और मदद करने में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, कास्ट के आधार पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, जेंडर के आधार पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, रिलीजन के आधार पर। अगर आप रामकृष्ण जी की बात करेंगे तो ये मैरिड थे। इनकी वाइफ का नाम था शारदमणि मुखर्जी, इनको शारदा देवी बोला जाता था। ये अपनी वाइफ की पूजा करते थे, अपनी वाइफ को देवी मानते थे। कहीं ना कहीं अपनी वाइफ की पूजा करके, उसको देवी मान के अपने डिसिपल्स को इन्होंने संदेश दिया कि भाई औरत का सम्मान करो, लेडी की इज्जत करो। जो वुमेन को हमारी सोसाइटी में दबाया जाता है, खासकर बंगाली सोसाइटी में तो बहुत दबाया गया था उस समय पे, ये बंद करो, ये सही नहीं है। और फिर आते हैं भैया कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद जी, जिनको बोला जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। इनका नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। 1868 से 1862 से लेके 1902 के टाइम पीरियड में ये एक्टिव थे। बहुत जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, लेकिन जो भी छोटी सी जिंदगी इन्होंने जी है उसमें इन्होंने वो कर दिया जो भाई आज तक लोग पढ़ते हैं। आप अगर स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी देखोगे, मैंने अपने चैनल पे इनकी बायोग्राफी बना रखी, आप देखोगे कि ये जो पर्सन थे स्वामी विवेकानंद जी, ये ज्ञान के लिए कहां कहां भटके। फाइनली जब इनको ज्ञान मिला, वो कहां पे मिला? रामकृष्ण परमहंस जी, जिनको इन्होंने अपना गुरु माना, वहां पे मिला।
फिर आप देखोगे यहां पे इन्होंने नियो हिंदुइज्म की बात की, मतलब हिंदुइज्म के दकियानुसी ख्यालात को हटा के उसको रिफॉर्म करके एक नए प्रकार का हिंदुइज्म सोसाइटी के सामने रखने की कोशिश की विवेकानंद जी में, जिसमें रामकृष्ण के द्वारा पढ़ाई गई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे, उपनिषद की टीचिंग थी, गीता की टीचिंग थी, और कहीं ना कहीं बुद्ध और जीसस के दिए हुए कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताते थे, सोसाइटी में पीस लाने के बारे में बताते थे। यह काम किया स्वामी विवेकानंद जी ने, और वेदांता की सोसाइटी को आगे बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले किया। और खास बात दोस्तों ये है कि वेदांता टीचिंग्स में भी कहीं ना कहीं इरेशनैलिटी आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आप वेदांता की टीचिंग्स को प्रमोट कर रहे हो तो पूरी रेशनैलिटी के साथ करो, उसमें किसी भी तरीके का दकियानुसी ख्यालात, किसी भी तरीके के पुराने ख्यालात के लिए कोई भी जगह नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला कि देखिए, एक चीज होती है सर्विस, सर्विस टू द सोसाइटी, जिसको बोला था परमार्थ। एक चीज होता है व्यवहार, जिसको बोला था बिहेवियर। अभी उस समय की जो अपर क्लास सोसाइटी क्या थी कि भाई कभी कभी जो अपर क्लास सोसाइटी के लोग थे वो बोलते थे मैंने इसके लिए वो किया, मैंने इसके लिए वो किया, बट उनका खुद का बिहेवियर कास्ट सिस्टम को प्रमोट करता था। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आपका जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए। अभी सोसाइटी के फेवर में होने के लिए आपको परमार्थ करना पड़ेगा। तो मतलब जो आपकी सर्विस है और जो आपका बिहेवियर है वो मैच खाना चाहिए। तो मतलब आप जो बोलते हैं वही करिए, और जो आप कर रहे हैं वो सोसाइटी के हित में होना चाहिए, सिंपल बात। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश में जो दो सबसे बड़े रिलीजन है, हिंदू और इस्लाम, इन दोनों को मिलाने की बात की। इन्होंने बोला कि भाई देखिए ये ग्रेट सिस्टम्स है, अगर हमारे मदरलैंड को एक बहुत ताकतवर जगह बनना है तो हिंदू और इस्लाम को मिला के चलना पड़ेगा। ओके। फिर उन्होंने बोला कि भाई देखिए, कोई ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, बट उस ज्ञान को अगर दूसरों लोगों को नहीं बताता है तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। क्या था कि कुछ ऐसे हिंदूज थे जो आइसोलेशन में काम करते, जैसे अपर कास्ट हिंदू थे, अभी वो धर्म की पूजा कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आइसोलेशन में कर रहे हैं, पूरे तबके को शामिल नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़े तबके को उन्होंने अलग बोल दिया, अलग कर दिया अनटचेबल्स बोल के। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला ये गलत है, ये नहीं चल पाएगा। पुअर का शोषण करते हैं रिच, लोअर क्लास का शोषण करते हैं अपर क्लास, ये नहीं चल पाएगा, ये भगवान को इंसल्ट है। तो ये सब बातें आपकी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। फिर और क्या बोला स्वामी विवेकानंद जी ने कि भाई ज्ञान को भी इन्होंने यहां पे मतलब सेग्रीगेट किया है। एक होता है सेक्युलर नॉलेज, मतलब कि आपको यह समझना है कि आप कैसे काम करेंगे, डेली मर्रा की जिंदगी में कैसे काम करेंगे, अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कैसे बनाएंगे। साथ साथ आप ऐसी नॉलेज लेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे जो कि आपकी मॉरलिटी को बढ़ाए, आपके अंदर ह्यूमनिज्म के सिद्धांत को बढ़ाए, और ये जो दकियानुसी ख्यालात सोसाइटी में चल रहे हैं इससे आप अलग हो सको। क्योंकि जब आप इससे अलग होगे तो ही आप अपनी कंट्री में लिबर्टी के सिद्धांत को, इक्वालिटी के सिद्धांत को और फ्री थिंकिंग के सिद्धांत को प्रमोट कर पाओगे। तब तक लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब के सिद्धांत आ चुके थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था। फिर देखिए यहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है कि भाई देखिए, no other religion preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, and no other religion on earth treads upon the poor and the low in such a fashion as Hinduism। मतलब कि हिंदुइज्म में कॉन्ट्रास्ट ढूंढ रहे हैं कि भाई दूसरे इंसान की ध्यान रखने वाली बात है तो सबसे बेस्ट चीजें हिंदुइज्म में लिखी, लेकिन वहीं पे उसी दूसरे इंसान को नीचा गिरा के उसको नीचा दिखाने वाली चीज है तो वो भी हिंदुइज्म में सबसे अच्छी है। तो यहां पे कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, और यहां पे वेदांता फिलॉसफी के थ्रू एक रैशनल इक्वल सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि एक ऐसा देश जहां पे मिलियंस भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, और वहीं पे कुछ होली मैन ब्राह्मण गरीबों का खून चूस रहे हैं, तो ऐसा देश तो एक लिविंग हेल बन जाएगा। ऐसे देश को इन सब चीजों से हटाना है। तो ये सब बातें करते हैं कि यहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई शिकागो में 1893 में, इसी में आपके स्वामी जी बहुत फेमस हुए। यहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने इतना जबरदस्त लेक्चर दिया ना भाई साहब, पूरा यूएसए सुन रहा था उनके लेक्चर को खड़े होकर। जब ये लेक्चर दिया गया उस समय पे वहां के लोगों ने सोचा कि हम क्या सिखाएंगे इन इंडिया वालों को, जब वहां पे इतने लर्नेड लोग हैं। तो कुल मिला के यहां पे जो स्वामी जी के सिद्धांत थे ना, वो केवल इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला स्वामी जी के सिद्धांतों को। और यहां पे दो व्यू पॉइंट्स को मिलाया स्वामी जी ने।
एक तो मटेरियलिज्म का सिद्धांत था जो कि वेस्टर्न नेशन से आ रहा था, और एक तो स्पिरिचुअलिज्म का सिद्धांत था जो कि इंडिया से आ रहा था, जिसको ईस्ट बोल सकते हो। तो ईस्ट जहां पे इंडिया पड़ता था, वहां का स्पिरिचुअलिज्म का सिद्धांत, और वेस्ट जहां पे यूएसए और यूरोप की कंट्रीज पड़ती थी, वहां के मटेरियलिज्म के सिद्धांत। और इन दोनों को सिद्धांत को ब्लेंड करके मैनकाइंड के लिए एक हैप्पीनेस वाली सोसाइटी को एनविसेज किया स्वामी विवेकानंद जी ने। उसके बाद वेदांता की फिलॉसफी पे उन्होंने यूएसए में, लंदन में बहुत से लेक्चर्स दिए। फाइनली 1897 में वो इंडिया वापस आ गए, और जो लेक्चर्स थे उनके इंडिया में कंटिन्यू रहे। और जब इंडिया के लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू किया, तो जो नई जनरेशन थी ना, वो इंडिया के पास से अपने आप को गौरवान्वित महसूस होने लगी। पहली जनरेशन क्या सोचती थी, अरे भाई कैसी सोसाइटी है, कैसा दकियानूसी सोसाइटी है, सबको मार रहे हैं, सबको दबा रहे हैं। लेकिन अब स्वामी जी ने सिखाया कि देखिए हमारा जो हिस्ट्री है वो एक अलग है, ठीक है। और उन्होंने हिस्ट्री के रैशनल चीजों को, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको रैशनली डिड्यूस किया और लोगों के सामने लेके आए। तो भाई गरीब लोगों के उठने की बात करी, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, जो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस थी, जिनको दबाया गया, उनको वापस ऊपर की तरफ लाने की कोशिश की, रिफॉर्म के प्रति काम किया। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गजब के ह्यूमैनिस्ट थे। रामकृष्ण मिशन के थ्रू इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ काम शुरू किया, सोशल वर्क का काम शुरू किया, रिलीजियस रिफॉर्म की फील्ड में काम किया, सोशल रिफॉर्म की फील्ड में काम किया, और डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस दी। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस मतलब कि जितने भी आपके कंट्रीमैन हैं, और ग्लोबल सर्विस मतलब कि जितनी भी दुनिया भर के लोग हैं वो एक ही सोसाइटी के पार्ट हैं, उनकी आप सेवा करिए अपना भाई समझ के। तो यहां पे जीव की सेवा देना शिव की पूजा करने के बराबर है, यह सिद्धांत दिया आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे कि विवेकानंद जी ने टेक्नोलॉजी के प्रयोग करके, मॉडर्न साइंस का प्रयोग करके भी अपने जो विचार हैं उनको लोगों को समझाने की कोशिश की। यहां पे सुभाष चंद्र बोस जी भी स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अगर आप सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी देखोगे ना दोस्तों, वो भी मैंने बना रखी है, मेरे नाम के साथ सर्च मारिए आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया है कि स्वामी विवेकानंद जी के टीचिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट को एनविसेज किया ना इंडिया में, उसमें स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट किया उन्होंने। फिर रामकृष्ण मिशन ने और भी बहुत से काम किए, स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स खोले, डिस्पेंसरीज खोली। जब कभी अर्थक्वेक आते थे, फ्लड्स आए, एपिडेमिक्स आए, वहां पे जो रामकृष्ण मिशन था वो ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व था, लोगों की मदद करना। फिर जो रामकृष्ण मिशन था एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, दुनिया भर से लोग आके मिशन में सेवा में लगते थे। तो इस मिशन के थ्रू इंडिया की सोसाइटी की जो दकियानूसी ख्यालात हैं, इंडिया की सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो यूएसए पहुंचे, वो यूरोप की दूसरी कंट्रीज में पहुंचे। तो वहां के लोगों के अंदर एक जागरूकता आने लगी कि हाँ भाई इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, ये अंग्रेजी राज की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस मिशन ने इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को बाकी देशों में समझाया, वहां पे जो पॉपुलर मूड था उसको बदलने में एक रोल प्ले किया। भले ही एक छोटा सा रोल प्ले किया, बट किया। फिर आप देखोगे रामकृष्ण मिशन जो था ना, कहीं कुछ हद तक वो एक रिलीजियस बॉडी था, बट वो ऐसी रिलीजियस बॉडी नहीं थी कि वो किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाए, ठीक है ना। वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे और हिंदुइज्म को अंदर से रिफॉर्म करने की बात करते थे। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप रामकृष्ण मिशन को आर्य समाज से कंपेयर करोगे तो आर्य समाज थोड़ा ज्यादा, आप कह सकते हो कंपैरेटिवली ज्यादा रेडिकल था। अगर आप रामकृष्ण मिशन की बात करोगे तो रामकृष्ण मिशन में जिस तरीके की हिंदुइज्म की बात की जाती थी, वो हिंदुइज्म ऐसा था कि लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी वाली भावना को प्रमोट करने की चीज थी। तो अगर लोगों के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी की भावना प्रमोट होती है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मुस्लिम धर्म का मानता है, तो फिर वो एक अच्छा मुस्लिम बनने की कोशिश करेगा। कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता है तो वो एक अच्छा क्रिश्चियन बनने की कोशिश करेगा। हिंदू धर्म को मानता है तो एक अच्छा हिंदू धर्म बनने की कोशिश करेगा। वहीं पे बाकी जो ग्रुप्स थे वो हिंदू बनाने पे फोकस कर रहे थे, लेकिन ये आपको स्पिरिचुअली रिफॉर्म करने पे कोशिश कर रहे थे रामकृष्ण मिशन। इसीलिए आप देखोगे कि रामकृष्ण मिशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। ओके, फाइनली आप देखोगे स्वामी विवेकानंद जी को बेलूर में एक काफी बड़ा लैंड मिला 1898 में, जहां पे रामकृष्ण मिशन जी को शिफ्ट कर दिया गया, वहीं पे रजिस्टर कर दिया गया रामकृष्ण मठ को। अभी के लिए जो ओरिजिनल रामकृष्ण मठ था वो नहीं है जो आज की डेट में आपको देखने को मिलता, पहले कोई दूसरा था, बाद में उसको शिफ्ट किया गया। ये एक ऐसा मठ है जहां पे कोई भी आ सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट
और क्रीड, सबका वहां पे स्वागत है। तो ये था दोस्तों आपका रामकृष्ण मिशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।